हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, सन 2020 की पहली तिमाही के दौरान कोरोना वायरस के फैलने के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए। फरवरी के तीसरे सप्ताह के अपने 29,200 के स्तर से गिरते गिरते डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स मार्च के तीसरे सप्ताह में 18,200 के स्तर तक गिर गया। ये एक जबरदस्त गिरावट थी और इसका प्रभाव दुनिया भर के सारे स्टॉक मार्केट्स पर पड़ा और उसी के चलते हमारे देश के निफ्टी और सेंसेक्स में भी जबरदस्त गिरावट आई। निफ्टी उसी अवधि के दौरान लगभग 12,000 के स्तर से गिरते गिरते 7,500 के स्तर तक गिर गई और इस प्रक्रिया में निवेशकों की लाखों करोड़ों की दौलत कुछ ही दिनों में स्वाहा हो गई। गिरावट की मार और रफ्तार दोनों ने निवेशकों को चौंका दिया। कुछ ने इसे अभूतपूर्व बताया और वे गलत नहीं थे। आफ्टर ऑल, पिछले कई वर्षों में इस तरह की गिरावट से लोगों का सामना नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम आज से 100 साल पहले की घटनाओं पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि डाउ जोन्स ने इस दौर से कहीं ज्यादा बुरा समय देखा है। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। मैं सन 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के बारे में बात कर रहा हूं। वो क्रैश जिसकी वजह से द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। वो क्रैश जिसकी वजह से हर 4 में से 1 अमेरिकी व्यक्ति बेरोजगार हो गया और वो क्रैश जिसकी वजह से अमेरिका का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट गिरकर आधा रह गया। लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी आज से ठीक 100 साल पहले, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से। जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली और इसके बाद अमेरिका में खुशहाली की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। लोगों ने अपना ध्यान विनाश से हटाकर विकास की ओर केंद्रित किया। फार्म मशीनरी के विकास के चलते कृषि क्षेत्र फलने फूलने लगा। बम्पर फसलों से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल आया, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ पहले से काफी सस्ते हो गए और आम लोग अपने बचाए हुए पैसों को नई कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करने लगे। और कृषि क्षेत्र की समृद्धि की वजह से ही कई किसान लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। शहरों में नए लेबर आने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास और तेजी से हुआ। हर जगह नए रेल मार्ग बिछाए जा रहे थे और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक राजमार्ग बनाए जा रहे थे। बहुत सारे लोग फोर्ड कार्स चला रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र फल फूल रहा था। विद्युतीकरण अमेरिकी शहरों का नक्शा बदल रहा था। लोग रेडियो और वैक्यूम क्लीनर्स और ढेरों कपड़े खरीद रहे थे। जिनके पास पैसा था वो जरूरत से ज्यादा खरीद रहे थे। जिनके पास पैसा नहीं था वे उधार लेकर खरीद रहे थे। इस पीढ़ी का मूल मंत्र था, आज खरीदो, अभी खरीदो, पैसा नहीं है तो उधार लेकर खरीदो, लेकिन इस सामाजिक बदलाव के दौर में पीछे न छूट जाओ। इन सब प्रक्रियाओं के चलते औद्योगिक क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ और इंडस्ट्रियल कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बढ़ने लगीं। शेयर बाजार का कारोबार बढ़ गया और जल्दी ही आम लोगों और रिटेल इन्वेस्टर्स ने वॉल स्ट्रीट जाकर शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। पहले पहल तो उन्होंने शेयर्स को अपनी नकदी या कैश के साथ खरीदा, लेकिन धीरे धीरे शेयर बाजार के दलालों और बैंकों ने उन्हें शेयर्स मार्जिन पर खरीदने के लिए पैसा उधार देना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी निवेशक अपनी जेब में सिर्फ $10 होने के बावजूद $100 के शेयर्स खरीद सकता था। जब तक बाजार ऊपर जाता रहा, सब लोग खुश थे। बैंक्स उधार देकर खुश थे और इन्वेस्टर्स उधार लेकर शेयर्स खरीदकर खुश थे। और इन निवेशकों की सफलता को देखते हुए और बाजार की स्थिरता को देखते हुए हर रोज अधिक से अधिक नए निवेशक बाजार में प्रवेश करने लगे। सन 1925 के आसपास लगभग 30 लाख अमेरिकी लोग वॉल स्ट्रीट की गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे थे। इस लोकप्रियता के चलते शेयरों की कीमतें नाइयों की दुकानों में और नाइट क्लब्स में भी डिस्प्ले की जाने लगीं। सबको शेयर बाजार के ऊपर जाने पर भरोसा था। ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने अपना पैसा वॉल स्ट्रीट में लगाया हुआ था। अर्थशास्त्री इरविंग फिशर को
बढ़ते शेयरों का इतना भरोसा था कि उसने घोषणा कर डाली कि शेयरों की कीमतें अब कभी नहीं गिरेंगी। पहले महायुद्ध की समाप्ति से लेकर सितंबर 1929 तक शेयर बाजार लगातार 9 साल तक ऊपर ही बढ़ता गया, जिसके दौरान डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की वैल्यू लगभग 10 गुना बढ़ गई। 3 सितंबर 1929 को डाउ ने 381 पॉइंट की ऊंचाई को टच किया, लेकिन उसके बाद बाजार का नक्शा धीरे धीरे बदलने लगा। मार्केट कुछ दिनों के लिए स्थिर रहा, किंतु वो वैसी स्थिरता थी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। और वो स्टॉर्म आखिर 1.5 महीने के बाद आया। 23 अक्टूबर को शेयरों की कीमतें अचानक गिरने लगी। 24 अक्टूबर को, जिसे बाद में ब्लैक थर्सडे के नाम से पुकारा गया, शेयर बाजार लगभग 11% नीचे गिरा। उन दिनों कंप्यूटर्स नहीं थे और शेयरों की कीमतों को लोग एक के बाद एक टिकर टेप पर टाइप करते थे। लेकिन उस दिन शेयरों की बिक्री इतनी भारी मात्रा में हुई कि टाइपिस्ट लोग उनकी कीमतों को टाइप नहीं कर पाए और इसीलिए पूरे देश में लोगों को ताजा कीमतों का कोई अंदाजा नहीं रहा और इससे लोगों की बेसब्री बढ़ने लगी और ज्यादा इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचने लगे। कई प्रमुख वॉल स्ट्रीट बैंकर्स ट्रेडिंग फ्लोर पर घबराहट का समाधान खोजने के लिए मिले। जेपी मॉर्गन, चेज नेशनल बैंक और सिटी बैंक के बैंकरों ने एकजुट होकर बाजार को सपोर्ट करने का फैसला किया और उन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे। लेकिन उनके प्रयास भी गिरावट को रोकने में विफल रहे। 28 अक्टूबर को, जिसे ब्लैक मंडे कहा जाता है, लाखों निवेशकों ने अपने शेयरों को अंधाधुंध बेचा, जिसकी वजह से डॉ जोन्स लगभग 13% और गिर गया और इससे घबराहट इतनी बढ़ गई कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। 29 अक्टूबर को विलियम सी ड्यूरंट और रॉकेफेलर परिवार के सदस्यों ने बाजार में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे, लेकिन तब तक वो भी डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ और उनके प्रयास भी गिरावट को रोकने में विफल रहे और डाउ जोन्स 12% और नीचे गिर गया। बाजार में घबराहट कितनी ज्यादा थी उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ और ये ऐसा रिकॉर्ड था जो अगले 40 वर्षों तक नहीं टूटा। इन 2 दिनों में बाजार में लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन इतने बड़े नुकसान के बावजूद मार्केट का गिरना यही नहीं रुका। मार्केट इसी मंदी के दौर से गुजरते गुजरते अगले 3 वर्षों के दौरान 1932 के आने तक अपनी अक्टूबर 1929 की लेवल से लगभग 89% नीचे गिर गया। 3 सितंबर 1929 से गिरते गिरते वो 1932 में 20वीं सदी के अपने निम्नतम स्तर 41 पॉइंट तक जा गिरा। इस जबरदस्त और अभूतपूर्व गिरावट ने लाखों लोगों को दिवालिया कर दिया। बैंकों ने लोन देने बंद कर दिए और लगभग 4000 बैंक्स फेल हो गए और उनमें जमा लोगों के करोड़ों डॉलर्स भी गायब हो गए। और जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, डाउ जोन्स इंडेक्स को अपनी 3 सितंबर 1929 वाली लेवल पर पहुंचने में पूरे 25 साल लग गए। डाउ जोन्स ने 23 सितंबर 1954 को एक बार फिर 381 की लेवल को क्रॉस किया। तो मित्रों, ये तो था द ग्रेट डिप्रेशन पर एक छोटा सा डिस्कशन। ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और यदि आप किसी खास टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे iamageniusindian@gmail.com पर एक ईमेल भेजें। मित्रों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगले वीडियो के रिलीज की सूचना तुरंत मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये आपके मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचे। आखिर ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो शेयर करने से बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक ज्ञान बटोरते रहिए और उस प्रतिभा को हासिल करते रहिए जिसके आप काबिल हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे
यू कैन मेक इंडिया जीनियस इंडिया।